हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली दो क्लासों में हमने वर्णमाला के लेक्चर दो पढ़ाए हैं। एक में हमने स्वर पढ़ाया था, एक में व्यंजन पढ़ाया था। आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो 50 क्वेश्चन या 56 क्वेश्चन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये आपको देखिए बताया था हमने कि जो वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित, जैसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी। तो ये देखिए एक सीरियल क्रम में चलता है, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा बाद में हो जाता है। ठीक है, छोटी पहले आ जाती है। तो एक व्यवस्थित समूह होता है, इसी को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन है आपके शब्द होता है, व्यंजन, स्वर, या फिर वर्ण। बताइए इसमें से कौन होगा। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण। ठीक है, वर्ण होता है, या इसको जो है ध्वनि भी बोलते हैं। तो ध्वनि भी बोलते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। अब देखिए आपको बताया था हमने, हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52। ठीक है, 52 टोटल वर्ण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जैसे कौन सा सही हो जाएगा, 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन है शब्द, मात्रा, वर्ण, या कोई नहीं। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी आपको ऊपर बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। वर्ण होगी, या फिर इसको क्या कहेंगे, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके, वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, या अक्षर कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। बताइए आप। देखिए वर्ण, व्यंजन और स्वर के जो संयुक्त रूप होता है उसको अक्षर कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा का। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अक्षर है, लेकिन ये बना कैसे। ठीक है, ये बना कैसे, ये बना का में हलंत प्लस फिर आ लिख, जब आप लोग बोलते हैं का, तो इसमें देखिए आ का भी साउंड निकल रहा है, और आ हमारा क्या है, आ हमारा एक स्वर है। आ हमारा एक स्वर है, लेकिन जो ये का में जो हलंत लगा है, इसका मतलब होता है कि ये व्यंजन है भी। अगर इसमें वर्ण में कोई भी स्वर ना लगा हो और हलंत लगा हो, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यंजन है। तो ये एक व्यंजन हुआ, और ये एक क्या हुआ, स्वर हुआ। तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप से क्या बना, ये का एक अक्षर बना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके 14, 11, 13 और 5। अब हिंदी भाषा में देखिए कितने स्वर होते हैं, बताइए। 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 52 होते हैं। 52 में से कितने स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी बड़ी, छोटाऊ, फिर बड़ाऊ, फिर ई, फिर सॉरी, बड़ाऊ के बाद ए, नीचे लिख देते हैं ए, ऐ, फिर ओ, औ, और एक होता है री। इसको मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, और एक री मिला के कितने हुए, 11। तो हमारे टोटल स्वर कितने हुए, 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं। अब देखिए जो टोटल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 39। अब यहाँ पे ये तो नहीं पूछा गया है कि हिंदी भाषा में मतलब, अब ऑप्शन में देखो कहीं 39 लिख रहा है, नहीं दिखा हमें ऑप्शन में, 39 नहीं दिखा, लेकिन 33 है। 33 हमारा क्या होता है, मूल व्यंजन। 33 होता है हमारे मूल व्यंजन। अब ये मूल व्यंजन 33 कैसे आते हैं, देखिए हमने आपको पढ़ाया है। ये आप हमारी पिछली व्यंजन वाली क्लास में देख सकते हैं, ये मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन से, या, रा, ला और वाह, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन, या इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी हमारे 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शा, 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 सा और हा। ये हमारे 4 ये होते हैं। तो देखिए कितने हो गए, 25, 4 29, और 4 33, 33। तो ये कुल मिला के हमारे ये 3 मूल व्यंजन में ये 3 आते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। तब इनकी संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन 33 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक से अधिक
वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अभी आपको बता चुके हैं कि एक से अधिक जब वर्ण मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, बताइए। जब एक से अधिक वर्ण मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अक्षर। अक्षर, ठीक है। जैसे अभी बताया था ना, जैसे ये हुआ का प्लस अ, का प्लस अ, तो का भी एक वर्ण है, ये भी वर्ण है। जब दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे एक से अधिक, ये एक वर्ण हुआ, ये दूसरा हुआ, ये पहला, ये दूसरा, जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिलेंगे तब क्या, कौन सी ध्वनि बनेगी? आ का, जो क्या है? एक अक्षर है। ठीक है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब देखिए, वैसे तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39, अभी ऊपर आपको बताया, लेकिन इस ऑप्शन में 39 कहीं नहीं दिया है। देखिए, जिस ऑप्शन में आपसे पूछे, ये कंफ्यूजिंग वाला है, दो नंबर है आपके पास, 39 और 33। बट अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल पूछा गया व्यंजनों की संख्या कितनी है, बट ऑप्शन में कहीं भी 39 नहीं दिया गया है और 33 दिया गया है, तब यहाँ पे 33 लगाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछता है क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में 33 भी है, 39 भी है, तो वहां पे आप 33 लगाएंगे, क्योंकि जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 ही होते हैं। और मान लो मूल की जगह, मूल ये ना दिया हो, मूल की जगह आपसे पूछ ले कि बताइए कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, पूछ ले कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, और वहां भी ऑप्शन में ये दोनों दिए हों, तब वहां पे ऑप्शन आपको 39 लगाना है, क्योंकि जो कुल व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं, जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। क्योंकि इस ऑप्शन में 39 वाला ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 33 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। ये ऑप्शन है आपके, संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है, और और कौन, और इसका ऑप्शन ऊपर है, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। ये तीन चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए बताइए। अब देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन पूछा है जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या होंगे? वो स्वर होंगे। कैसे होंगे? देखिए, पहला पूछा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता, और जो व्यंजन के उच्चारण, जैसे हमने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था का एक अक्षर है, ठीक है, लेकिन ये बना कैसे? बना कैसे? का मिला और अ मिला, ठीक है, तब ये बना का हमारा क्या है? ये जो का है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है व्यंजन। ये हमारा है, ये जो हमारा है ये है व्यंजन, और आ जो है ये है स्वर। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता। आप देखिए, जैसे आ है, आ है, आ है, ई है, आ ई छोटी ई, ठीक है, ये कर लीजिए। जैसे आ है, ई है, ठीक है, और ऊ है। अब देखिए, आ ई ऊ, इनको उच्चारण करने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता है? नहीं, ये खुद में एक वर्ण है, इसमें और कोई भी वर्ण है, ये सिंगल एक वर्ण है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, मतलब इनका उच्चारण के लिए ये स्वतंत्र है, मतलब इनको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, ये खुद में पूरे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो का है, ठीक है, ये क्या है, इसको किसकी जरूरत पड़ रही है? इसको आ की जरूरत पड़ रही है। बिना आ की ध्वनि के ये जो है का पूरा नहीं हो सकता है। आ की ध्वनि मतलब स्वर की ये इसने सहायता ली है, तब ये अपने आप को अक्षर बना पाया है। इसलिए देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है ये वाले, इनका स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ये देखिए ये वाला क्या हुआ, इस व्यंजन के उच्चारण में सहायक हुआ, तब ये ध्वनि आई, तो ये क्या हो गया? इनको कहते हैं स्वर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब देखिए, हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो मूलतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। बस ये दो टाइप की ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जो आपकी जो वर्णमाला है उसमें दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, इसके अलावा कुछ और थोड़ी होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें ये स्वर और व्यंजन में आती है, तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 25, 30, 20, 35। अब देखिए क्या पूछा है, स्पर्श व्यंजन की संख्या। ये सारी चीज़ें जितने देखिए आपको क्वेश्चन मैंने प्रीवियस मैंने पढ़ाया था व्यंजन में, सारे क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो सही इन सारे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। अब हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25।
कितनी होती है 25। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, का, च, ट, त और पा। पा, ठीक है, इसमें आते हैं 5, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, फिर चा, छा, जा, झा, या, फिर टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, मा। तो ये कितने हो गए स्पर्श व्यंजन, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अब देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अब इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कहा है सार्थक लघुत्तम इकाई। अब देखिए एक क्वेश्चन होता है भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो होती है वर्ण या ध्वनि, लेकिन कहा है सार्थक, सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ, सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ। अब जैसे अगर सिर्फ आ बोल दिया जाए तो इसका कोई अर्थ थोड़ी ना निकलेगा, जैसे हमने बोल दिया आ, अब इसका कोई अर्थ थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक वर्ण है, ये तो वर्ण है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ थोड़ी ना है। तो जो सार्थक लघुत्तम इकाई होगी वो होगा शब्द, ठीक है। जब भाई अब इसके आगे अगर हम बोलेंगे, जैसे हमने बोला आम, अब जाके इसका कोई अर्थ निकला, अब हम लोग समझ पाए कि हाँ ये आम है, ठीक है, आम, अब जाके ये निकला कि सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी, शब्द होगी। तो ये आप लोग, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बताइए। तो लिप चिन्ह होते हैं, इनमें ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। इसका ऑप्शन आंसर होगा वर्णमाला। लिप चिन्ह जैसे लिप चिन्ह कहते हैं, या फिर इनको जो है शब्द समूह, वर्ण भी कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब अगला देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, ये भी आपको पता है, अभी बताया था, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, अभी आपको 4-5 बार बता ही चुके हैं, ठीक है। वैसे कुल व्यंजन 39 होते हैं, बट इसे ऑप्शन में 39 दिया नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द की सार्थक सबसे छोटी इकाई कौन सी क्या कहलाती है, ठीक है। शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी बताइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वर कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पे 3 स्वर होते हैं ना। एक होता है पहला होता है लघु स्वर, ठीक है, या इसको हर्ष भी बोलते हैं, हर्ष भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इसमें दीर्घ स्वर पूछा है, पहले में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ और री। बाकी जितने बचे वो सारे इसमें आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, तो देखिए बड़ी बड़ी ई ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए स्वर, अब यहाँ पे क्या कहा है, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, स्वर 2 टाइप के होते हैं, स्वर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मूल दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ में भी 2 होते हैं, एक होता है मूल दीर्घ और एक होता है संयुक्त दीर्घ, ठीक है। मूल दीर्घ का मतलब होता है ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसे स्वर शब्द जो खुद की सहायता से बने, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ी ई, ठीक है। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो अब देखिए इनमें ये खुद की सहायता ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे मूल दीर्घ में आते हैं, ठीक है, ये हमारे मूल दीर्घ में आते हैं। और जो मूल दीर्घ में नहीं आएंगे वो कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में है ओ। अब देखिए ओ बनता कैसे है, ये ओ है, ये बनता कैसे है। तो ओ जो बनता है वो अगर आप आ में ऊ जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका ओ। और जो दूसरा बनता है वो ओ में फिर आ जोड़ देंगे तो ये आपका औ हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो औ ओ हुआ ये आपका क्या हुआ, ये आपका संयुक्त दीर्घ हुआ, ठीक है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा कहा है, नहीं है। तो ई तो आपका क्या हुआ, मूल दीर्घ है। आ क्या हुआ, ये भी मूल दीर्घ है। और ऊ क्या हुआ, ये भी मूल दीर्घ है। तो मूल दीर्घ नहीं कौन होगा, ओ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आ और ऊ को मिला के बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि दो इसमें अलग अलग आए हैं, ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, इसमें देखिए समान स्वर है इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, हर्ष स्वर कितने होते हैं।
आपको बताया था अभी ऊपर 4 होते हैं, ठीक है, आ, ई, उ और री। बस ये 4 आपके क्वेश्चन मतलब ये होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बताइए। ऑप्शन है आ, ओ, ए और ए। अब देखिए दीर्घ स्वर, अभी वही चीज आ गई, अभी आपको बताया था दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर। और अभी इसमें देखिए स्वर तो सारे हैं, सारे दीर्घ स्वर हैं, ये भी दीर्घ स्वर, ये भी दीर्घ स्वर, ये भी दीर्घ। अब इसमें या ये बोला ही नहीं है ये मूल दीर्घ बताना है या संयुक्त दीर्घ बताना है, ये सारे दीर्घ स्वर ही हैं, ठीक है, ये सारे दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, ये जितने भी दिए हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन क्योंकि अब सारे दीर्घ में दिया है, तो दीर्घ में 2 ही टाइप होते हैं, एक मूल और एक संयुक्त। तो जाहिर सी बात है अगर पूछा है दीर्घ स्वर तो ये मूल दीर्घ स्वर ही पूछा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारे ऑप्शन क्या है, ये भी संयुक्त में आता है, ये भी संयुक्त में आता है, ये भी संयुक्त में आता है, खाली मूल दीर्घ में ये आता है। क्यों? क्योंकि आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनता है। और ये सारे जो होते हैं ये कैसे बनता है, आ प्लस ऊ से मिलता है, ठीक है। ए कैसे बनता है, ये आ प्लस ए मिला दोगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए कैसे बनता है, आ प्लस ई मिला दोगे तो ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में, इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब देखिए उच्चारण के आधार पे जो होता है वो वैसे तो 2 होता है हिंदी में, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण या मात्रा के आधार पे जो दीर्घ जो स्वर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं हिंदी में, तो 2 टाइप के। लेकिन जो प्लुत स्वर होता है, जो प्लुत स्वर होता है ये आपका हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है, ठीक है। लेकिन अब जो प्लुत स्वर होता है इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें देखिए प्लुत स्वर कौन सा है, ये तो आप बता ही देंगे कौन सा है, ओम। क्योंकि इसमें देखिए ये वाला जो है इससे आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जीभ के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बताए थे ना, कौन से, अग्र, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, 3 होते हैं, ठीक है। तो अग्र हो गया, मध्य हो गया, पक्ष हो गया, कौन सा, विवृत संवृत। ये किसके आधार पे होता है, विवृत संवृत, जीभ के होंठ के आधार पे, होंठ के आधार पे ये होता है विवृत संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए मध्य स्वर कहाँ से आएगा, ये जीभ के आधार पे आएगा। जीभ ही तो आपके आगे भाग या पीछे भाग में लगती है या मध्य में लगती है, तो आपके मध्य स्वर कौन सा है इसमें, देखिए अग्रस्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर ई, ए और ए, ये होते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर में जो आता है वो सिर्फ आपका आ आता है, और जितने बचे होते हैं वो कितने किसमें आएंगे, पश्च स्वर में, कौन से, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, वो सॉरी बड़ी ई तो इसी में आएगा, बड़ी ई नहीं आएगा यहाँ पे, आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और एक और होता है ओ, ये इंग्लिश का अंग्रेजी का वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। अब बताइए, अभी हमने बताया ना ऊपर, ऊ किस में आता है, पश्च स्वर में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, बताइए ये कौन सा समृत है। अब देखिए ये किसके आधार पे होता है, होंठ के आधार पे, होंठ की स्थिति के आधार पे, ठीक है। अब समृत 4 होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं, कौन से, समृत, विवृत, अर्धविवृत, अर्ध समृत और अर्ध अर्धविवृत, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। समृत में कौन कौन से आते हैं, समृत में कौन कौन से आएंगे, ई, उ और ऊ, ठीक है, ये समृत में आते हैं। विवृत में खाली यहाँ पे आ आता है, ठीक है। समृत का मतलब क्या होता है, मुख आधा, मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है, इसमें मुख लगभग खुला रहता है, इसमें खुला रहता है। अर्ध समृत में क्या होगा, आधा खुला रहेगा, ठीक है। तो अर्ध समृत में ए आता है और ओ आता है, और जो अर्ध विवृत है उसमें आपका छोटा आ आता है, ठीक है, और ए आएगा और ओ आएगा, ये और ओ भी आता है, ठीक है। ये आपके विवृत में आएंगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा स्वर समृत है, समृत में कौन सा दिया हुआ है, ई, उ, तो कौन सा हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही आगे कंटेंट देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है। अब अर्धविवृत स्वर अभी आपको बताया, जो अर्धविवृत स्वर होगा इसमें से कौन हो जाएगा, अर्धविवृत कितने होते हैं, अर्धविवृत जो हमारे होते हैं वो होते हैं
क्या हो जाएंगे, आ होता है, ठीक है, और क्या होगा, ये आ होता है, और ए होता है, और अ होता है, अर्धविपरीत। सॉरी, आ नहीं होता है यहाँ पे, ये होता है आपका छोटा आ होता है, ठीक है? ये छोटा आ होता है, ए होता है, अ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर स्वर ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने बताया था, दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है, उपयुक्त तीनों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र अवृत समृत ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब देखिए, पूछा है अग्र, देखिए तीन चीजें एक साथ पूछा है, अग्र भी हो, अवृत्ताकार हो, और समृत हो, ठीक है, ये किसके आधार पे होगा, जीभ के आधार पे। ये किसके आधार पे होगा, होंठ के आधार पे। ये किसके आधार पे होगा, होंठ के आधार पे। अवृत मुखी मतलब बोलने में आपका मुख आपके जो मुख है वो गोल ना हो, मतलब जैसे ऊ का उच्चारण करते हैं ना, ऊ में देखिए होंठ गोल हो जाते हैं, तो ऐसा शब्द बताना है, इसमें से ऐसा वर्ण बताना है जिसको उच्चारण करते टाइम आपका मुंह गोल ना हो। तो अग्र ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, चार होती है ना, छोटी, बड़ी, ए और ए। अब चार ध्वनियाँ होती हैं, अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से देखिए ए है और ई है, ठीक है, ये हमने ऑप्शन ले लिया, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पता ही नहीं होंगे। अब है अवृत्ताकार, ठीक है, अब देखिए ई ए दोनों को मिलकर अवृत्ताकार है, लेकिन देखिए लास्ट में क्या है, समृद्ध। अब समृद्ध ध्वनियाँ आपकी कौन सी होती हैं, समृद्ध में देखिए समृद्ध होती है छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, छोटी ई, क्योंकि ए तो है नहीं, ए तो समृद्ध समृद्ध होता नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है अर्ध, अर्ध समृद्ध। ये जो आता है आपका अर्ध समृद्ध में आता है, और ए जो आता है ये अर्ध विवृत में आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा जो ये क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट आया है, इसको समरूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है, ओ और ओ किस प्रकार के, अब ये जो है ये स्वर है, ठीक है, ओ और ओ स्वर है। अब देखिए स्वरों में जो होता है वर्गीकरण कैसे होता है, पहले में आता है आ, फिर ई ए उ, फिर आता है ए, फिर आता है ओ और औ, ये आता है, ठीक है। ये आपके पांच टाइप होते हैं। तो पहले का उच्चारण जो स्थान होता है ये होता है आपका कंठ, इसका उच्चारण होता है तालव्य, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है होंठ, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसका होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और जो इसका उच्चारण स्थान होता है इसका उच्चारण होता है कंठोष्ण, कंठोष्ण। अब देखिए कंठोष्ठ क्यों होता है, कंठोष्ठ क्यों होता है, क्योंकि कंठ प्लस ओष्ठ से बना होता है, ओष्ठ मतलब ओंठ, ठीक है, मतलब इसमें कंठ भी होता है, कंठ के साथ में ओष्ठ भी लगता है, ठीक है, तो ओ और ओ, तो ओ और कौन से हो जाएगा, कंठोष्ण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वर स्वर किसका भेद है, ठीक है, स्वर किसका भेद है, आपको पता होगा स्वर किसका भेद है, स्वर किसका है, वर्ण का है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, अब आपको बताया था कौन सा संयुक्त स्वर नहीं होगा। अब देखिए संयुक्त स्वर यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, मतलब जैसे देखिए ए, ओ और औ, ये चार जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर, इनको दीर्घ स्वर तो बोलते ही हैं, दीर्घ स्वर तो है, साथ में इनको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो ए ओ औ, जैसे पिछली बार बता चुके हैं ना कि ये कैसे बनता है, आ प्लस ई से, और ये कैसे बनता है, ए प्लस आ से, ऐसे ही ये भी दोनों बनते हैं। तो संयुक्त स्वर पूछा है, नहीं है, नहीं है कौन सा हो जाएगा, ऊ क्योंकि किससे बनता है, ऊ बनता है आपका, ऊ प्लस ऊ कर देंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ, ठीक है, तो ये बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, मूल स्वर, ये मूल स्वर होता है। मूल स्वर बताते हैं ना जो खुद की सहायता से बनते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ये तो अभी आपको ऊपर से बताया है, कंठ तालव्य कौन सा होगा, तो कंठ तालव्य में कौन सा आएगा, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे अभी बताया था, देखिए कंठ तालव्य में कौन सा आएगा, ए और ए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिकता है,
अब देखिए अनुनासिकता क्या होती है, अनुनासिकता होती है, दो होते हैं वर्ड, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरअनुनासिक। अनुनासिक में होता है कि जिनमें नाक और मुंह से दोनों से हवा बाहर निकलती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, नाक वाला रोल इसमें निरअनुनासिक में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें संभव है, संभावना है, संभावित है। जब इसको बोल के देखेंगे तो जो संभावना है उसमें आपकी जो खाली जो हवा होगी वो मुख से बाहर निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो अब देखिए अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, तो जो अनुनासिक होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कदम्ब, कंगन, कंटीला और कंठाग्र। तो देखिए ये जो आपका है ये तो आपका अनुसार हो गया, अनुस्वार, क्यों, क्योंकि इस पे अंग की बिंदी लगी है। ठीक है, और ये देखिए अगर जहाँ पे चंद्रबिंदी लगी होती है, ये जो चंद्रबिंदी है इसका मतलब होता है इसमें अनुनासिकता होती है। ठीक है, चंद्रबिंदी लगी होती है, अगर कोई जैसे मान लो वर्ड लिखा है कहीं, कहीं, तो अब देखिए इसमें चंद्रबिंदी तो लगेगी, चंद्रबिंदी लगेगी, लेकिन इसमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है, इसलिए इस चंद्रबिंदी को सिर्फ बिंदी में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये वाले जितने भी जो शब्द होते हैं ये सारे अनुनासिकता में जाएंगे, कहीं भी आप चंद्रबिंदी वाला वर्ड देखेंगे वो सीधे किस में जाएगा, अनुनासिकता वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। अभी आपको बताया था ए और ए होता है ऑप्शन। ये भी देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, अभी बताया है कंठ तालव। ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ तालव। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए मात्रा के आधार पे यहाँ कहीं नहीं गया है कि हिंदी में संस्कृत में, इसलिए सिर्फ आप दो लगाएंगे, दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं। इस मतलब वर्ण तालिका के अनुसार क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या होते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अभी आपको बताया ना, दो होते हैं, अनुनासिक होते हैं, एक निर अनुनासिक होते हैं। तो जिनकी ध्वनि मतलब जिनकी ध्वनि जो होती है वो केवल मुख से निकलती है उनको निर अनुनासिक कहते हैं, और जिनकी मुंह और नाक दोनों से निकलती है उनको क्या कहते हैं, उनको अनुनासिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल मुख से निकलने वाला निर अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है, ये तो अभी आपको बताया, कंठ तालव्य ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ तालव्य। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन पे बहुत फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ है। अब देखिए कंठ ध्वनियाँ है, अब देखिए स्पर्श, यहाँ देखिए का और खा दिया है, का और खा कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। अगर आप व्यंजन की टेबल देखेंगे तो व्यंजन की टेबल में सबसे ऊपर उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। कंठ में कौन सा वर्ग आता है, का वर्ग आता है, तो का खा क्या हो जाएंगे, कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सेकंड को है, हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब कंठ ध्वनिया में देखिए ई दिया है, बड़ी ई दिया है, ता दिया है, फा दिया है, हा दिया है। हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, का, चा, ता, ता, पा। ये आपके स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है ना। ठीक है, इसका क्या होता है कंठ, इसका क्या होता है तालु, इसका क्या होता है मूर्धा, इसका क्या होता है दंत, और इसका क्या होता है होस्ट। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो इसका क्या होता है, इसका होता है कंठ, इसका क्या होता है तालव्य। ठीक है, पूछा कंठ है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फा, फा किस में आएगा, ठीक है, टा टा ठा पा फा, पा फा किस में आ रहा है, पापा किस में आ रहा है, वो ओस्ट में आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हाँ हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, का खा गा घा, अभी बताया था कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है कौन से होते हैं, कंठ वर्ण कौन से हो जाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन देखने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं अभी आपके। जैसे पहले देखिए कंठ में ई है, या है, शा है। अब और ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ई जो होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, अभी बताया आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का क्या होगा, ई का तालव्य होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि वो ऑप्शन किस में जाएगा, ये तालव्य में चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला लेते हैं आ, बड़ा आ, बड़ा आ का उच्चारण स्थान अभी क्या बताया, कंठ। ठीक है, तो पहला तो ये सही हो गया। हा का उच्चारण स्थान अभी आपको बताया था कंठ होता है।
ये भी मतलब सही हो गया। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। क्यों कंठ होता है? क्योंकि कैसे बोलते हैं, जैसे ये लिखा है विसर्ग अंग आह, तो जब आह बोलते हैं ना, अह अंग अह, तो इसमें हा की ध्वनि निकलती है, हा की ध्वनि निकलती है, और हा किस में आता है? कंठ में आता है, इसलिए जो विसर्ग होता है वो भी किस में आता है? कंठ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, अभी ऊपर आप तो देख ही चुके हैं इतने सारे, तो कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा? पहला ही दिया हुआ है आ। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अब ये देखिए, कौन सी शा, सा, यहाँ पे ये वाला शा होता है, शा, शा, सा और हा। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं बताइए? ये हमारे होते हैं स्पर्शी, या इनको संघर्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो शा, सा, साहा होते हैं, तो शा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ये तालव्य होता है, तालु हो जाएगा आंसर इसका। उच्चारण के स्थान पे क्या कौन सी ध्वनि है बताइए? क्या या व्यंजन है? तालव्य है, मूर्धा है, कंठ है, उष्ण है। अब देखिए, या वाला आया है ना, अब या इसमें किसमें आता है? अगर आप स्टार्ट करेंगे का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग पढ़िए, चा, छ, या, और फिर क्या आता है? था, और फिर ये आता है या। ठीक है, ये वाला किसमें आता है? चा वर्ग किसमें आता है? चा वर्ग आपका तालव्य में आता है, इसका क्या हो जाएगा उच्चारण? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की चा ध्वनि किसमें है? अभी आपको बताया तालव्य। चा, छा, जा, झा का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी आपको बताया ना, तालव्य, तालु से। ये हमारा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजन में कौन सा व्यंजन, कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? ठीक है, तालु से होता है, का कंठ से होता है। ठीक है, ये किस में आएगा? ये टा वर्ग में आएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? टा, ठ, डा, ढ, डा, ढ, ये आया ना, टा, ठ, डा, ढ। तो वर्ग किस में आता है? ये आता है मूर्धा में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा उच्चारण तालु से होता है? तालु में कौन से आता है? चा वर्ग आता है ना, चा, छ, तो छा आया ना, तो किस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? छा, ये ऑप्शन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी नेक्स्ट एक इसका 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट और आएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।